Hi friends, this is Vipin Bhardwaj and today we are going to start our new chapter that is Nature and Scope of Human Geography। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम नेचर और स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, नेचर के बारे में एंड स्कोप के बारे में ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो आइए दोस्तों करते हैं सीधी बात, नो बकवास। चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है इसकी नेचर एंड स्कोप पढ़ रहे हैं हम। तो सबसे पहले दोस्तों हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि डिफरेंट स्कॉलर्स ने इसकी क्या डेफिनेशंस दी है ह्यूमन ज्योग्राफी की। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों रेटजेल की डेफिनेशन की एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट द विदाल दीला ब्लाश जो कि बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं। इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी की क्या डेफिनेशन दी है एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एलन सी सैंपल। एंड दोस्तों जब नेचर की बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी की तो नेचर को समझने के लिए ह्यूमन ज्योग्राफी की हमें 3 कंसेप्ट्स को स्टडी करना होगा। वो कौन से 3 कंसेप्ट्स हैं दोस्तों? दे आर नियो डिटर्मिनिज्म कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म एंड कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म। एंड आफ्टर दैट वी विल आल्सो स्टडी अबाउट द फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड देयर सब फील्ड्स। एंड दोस्तों अप्रोचेस की बात करें तो इस चैप्टर में हम ओल्ड अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। किस अप्रोच के बारे में? ओल्ड अप्रोचेस कौन कौन सी थी। एंड वी विल आल्सो स्टडी अबाउट द न्यू अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और ओल्ड अप्रोचेस की बात करें दोस्तों तो कौन कौन सी पढ़ेंगे हम? एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन अप्रोच जो कि एक ओल्ड अप्रोच थी। एंड वी विल स्टडी अबाउट द रीजनल एनालिसिस। वी विल आल्सो स्टडी द ओल्ड अप्रोच ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। और जो न्यू अप्रोचेस की बात करें तो वी विल स्टडी अबाउट welfare or humanistic approach and radical approach, and after that we will also study about the behavioral approach of human geography. and friends nature and scope को समझने के लिए हमें इसके डिफरेंट स्टेजेस के बारे में जानना होगा। स्टेजेस थ्रू कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। तो इस स्टेजेस के अंदर इन डिफरेंट पीरियड्स के अंदर कौन कौन सी अप्रोचेस को प्रेजेंट किया गया और उसके ब्रॉड फीचर्स क्या थे उसके बारे में जानेंगे। और दोस्तों पीरियड्स की बात करें तो किन किन पीरियड्स में इसको बांटा गया है, किन किन स्टेजेस में बांटा गया है उसकी बात करते हैं। तो वो स्टेजेस हैं अर्ली कॉलोनियल पीरियड एंड आफ्टरवर्ड 1930 का पीरियड जिसको हम इंटरवार पीरियड बोलते हैं। एंड देन कम्स लेट 1950 टू 60 का पीरियड जिसमें एक नई अप्रोच दी गई। एंड आफ्टरवर्ड वी विल रीड इन 1970 किस अप्रोच को प्रेजेंट किया गया, किस अप्रोच को लोगों के सामने रखा गया। एंड 1990 में कौन सी अप्रोच हमारे सामने आई उसके बारे में बात करेंगे और उसके ब्रॉड फीचर्स क्या हैं उसकी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं स्टेजेस की, हम बात कर रहे हैं डिफरेंट पीरियड्स की। पीरियड्स अप्रोचेस कौन सी आई और उनके ब्रॉड फीचर्स क्या थे। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्ली कॉलोनियल पीरियड के अंदर किस अप्रोच को सामने रखा गया। वो अप्रोच थी दोस्तों एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन अप्रोच। और इसका फीचर क्या था? इसका फीचर था इंपीरियलिज्म एंड ट्रेड लीड टू डिस्कवर मैनी लैंड। क्योंकि इसके अंदर दोस्तों अंडर इंपीरियलिज्म जो ताकतवर कंट्री थे, जो स्ट्रॉन्ग कंट्री थे, उन्होंने वीकर कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर दिया और ट्रेड के जरिए, ट्रेड के बहाने उन पे अपना कब्जा दिखाना शुरू कर दिया, कब्जा करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और इसके बाद दोस्तों पीरियड आया कॉलोनियल पीरियड। और इसके अंदर कौन सी अप्रोच दी गई? इसके अंदर अप्रोच दी गई रीजनल एनालिसिस की। एंड अंडर रीजनल एनालिसिस फीचर्स क्या था इसका? अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट्स इन टोटलिटी वुड लीड टू अंडरस्टैंड द होल। तो दोस्तों रीजनल एनालिसिस के अंडर डिफरेंट रीजन्स को स्टडी किया गया और उसको एज ए होल अंडरस्टैंड करने की कोशिश की गई। एंड आफ्टर दैट कम्स इंटरवार पीरियड जो कि 1930 में शुरू हुआ। एंड दोस्तों इसके अंदर एरियल डिफरेंशिएशन अप्रोच को दिया गया जिसका मेन फीचर था दे ट्राई टू फाइंड द रीजन फॉर द यूनिकनेस ऑफ अ रीजन। तो क्या किया गया एरियल डिफरेंशिएशन में? एरियल डिफरेंशिएशन में डिफरेंट रीजन्स के सेपरेटली उनके फीचर्स को जाना गया और फिर उन रीजन्स को आपस में कंपेयर किया गया और फिर दे ट्राई टू फाइंड द रीजन कि ये रीजन यूनिक क्यों है बाकी रीजन के मुकाबले। तो इसके अंदर क्या किया गया? दे ट्राई टू फाइंड द रीजन फॉर द यूनिकनेस ऑफ अ रीजन।
और दोस्तों अब बात करते हैं लेट 1950 टू 60 का पीरियड, जिसके अंदर जो अप्रोच दी गई वो थी स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका फीचर क्या था दोस्तों, इसके अंदर जियोग्राफर्स ने दे अप्लाइड टेक्नोलॉजी टू स्टडी द सब्जेक्ट, टू स्टडी जियोग्राफी दे अप्लाइड टेक्नोलॉजी। ये स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच का फीचर था। और दोस्तों 1970 में जो अप्रोच दी गई वो थी एमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। तो इसका फीचर मेन था दोस्तों, देयर वाज एमर्जेंस ऑफ सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी विद द हेल्प ऑफ schools, with the help of different schools of thought, they try to recognize the socio-political reality। और 1990 में क्या हुआ दोस्तों, 1990 में पोस्ट मॉडर्निज्म अप्रोच आई, और इस अप्रोच का मेन फीचर था दोस्तों जनरलाइजेशन एंड अप्लाई ऑफ यूनिवर्सल लॉज टू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी। तो यहाँ पे दोस्तों ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करने के लिए, ज्योग्राफी को समझने के लिए यूनिवर्सल लॉज को अप्लाई किया गया और फैक्ट्स को जनरलाइज किया गया। तो जनरलाइजेशन एंड अप्लाई ऑफ यूनिवर्सल लॉ टू अंडरस्टैंड ज्योग्राफी वाज द मेन फीचर ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म अप्रोच विच वाज गिवन इन 1990। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं रेडजेल की। तो रेडजेल ने ह्यूमन ज्योग्राफी की क्या डेफिनेशन दी है। रेडजेल कहते हैं Human geography is the synthetic study of relationship between human societies and Earth's surface। तो रेडजेल जो है वो कहते हैं कि ये कंबाइंड स्टडी है, ये एक परिष्कृत स्टडी है, ये एक मॉडिफाइड स्टडी है। किस चीज की, रिलेशनशिप की। किसके रिलेशनशिप की, ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस, या अर्थ सरफेस बोले तो फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन सोसाइटी के बीच का जो रिलेशनशिप है उसकी एक कंबाइंड स्टडी है, उसकी एक मॉडिफाइड स्टडी है। और ये डेफिनेशन दी रेडजेल ने। और रेडजेल ने क्या कहा, सिंथेटिक स्टडी है। और क्या कहा, किसकी सिंथेटिक स्टडी है, रिलेशनशिप की। किसके रिलेशनशिप की, ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। और रेडजेल जो थे दोस्तों वो सपोर्टर थे, किसके सपोर्टर थे, नेचुरल डिटर्मिनिज्म के। किसके सपोर्टर थे, नेचुरल डिटर्मिनिज्म। एंड फ्रेंड्स जर्मन ज्योग्राफर रेडजेल की डेफिनेशन के बाद अब हम अमेरिकन ज्योग्राफर एलन सी सैंपल की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। उन्होंने क्या कहा ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। शी सेड ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। तो उन्होंने क्या कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो स्टडी है, किसकी स्टडी है, चेंजिंग रिलेशनशिप की। किसके चेंजिंग रिलेशनशिप की, अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। मैन जो है यहाँ पे रेस्ट नहीं कर रहा, वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है। और उधर अर्थ क्या करती है, अर्थ इज ऑल्सो नॉट स्टेबल, अर्थ इज अनस्टेबल। कभी यहाँ पे वॉल्केनो आ रहे हैं, कभी अर्थक्वेक आ रहा है, जिससे क्या होता है, जो फेस ऑफ द अर्थ है वो चेंज होता रहता है। और अर्थ जो है इसकी जो नेचर है अनस्टेबल है। तो ये डेफिनेशन हमें शो करती है कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है दैट इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। एंड फ्रेंड्स अब बात करते हैं फ्रेंच फिलोसोफर, फ्रेंच ज्योग्राफर पॉल विदाल दी ला ब्लाज, जो कि पॉसिबिलिज्म के सपोर्टर थे। उन्होंने क्या कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ कंसेप्शन resulting from a more synthetic knowledge of the physical laws governing our earth and of the relations between the living beings which inhabit it। तो उन्होंने क्या कहा, उनके अकॉर्डिंग भी जो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है दैट इज द रिलेशनशिप, किसके बीच में रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स। तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है दैट इज कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ। तो उन्होंने कहा कि ये जो ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, जब इसमें हम स्टडी करते हैं उन फिजिकल लॉज को जो हमारी अर्थ को गवर्न कर रहे हैं, तो उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है और भी डेवलप होती है ह्यूमन बींग्स के बारे में भी जो इस अर्थ के ऊपर रह रहे हैं। और वो फिजिकल लॉज कौन से हैं, जैसे हम जानते हैं कि विंड जो है हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करेगी। ये फिजिकल लॉज क्या है, जैसे हम जानते हैं
कि किसी कॉन्टिनेंट के पास से जब कोल्ड ओशन करंट जा रहा हो तो जिस रीजन से वो कोल्ड ओशन करंट जाएगा वहां की कोस्टलाइन का टेम्परेचर हमेशा ठंडा रहेगा। तो इस तरह के जो फिजिकल लॉज हैं उनकी जो मोर सिंथेटिक नॉलेज है, मोर अंडरस्टैंडिंग है, उसकी स्टडी ही जो है दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये जो पॉल विदाल डी ला ब्लाश हैं ये पॉसिबिलिज्म के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि पॉसिबिलिज्म क्या है। लेट्स गो नेक्स्ट। एंड फ्रेंड्स, बहुत बार ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन के बारे में आ जाता है, डिफाइन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो पिछली जो डेफिनेशंस हमने डिफरेंट स्कॉलर्स की पढ़ी उससे हमें एक नई डेफिनेशन हम बना सकते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की, जो कि तीनों डेफिनेशन से ही बनी है। वो क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी इज द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन। एंड ह्यूमन ज्योग्राफी जो है दैट स्टडीज स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या स्टडी करती है? स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को। किसके स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को? स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमेना एंड हाउ दे कम अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, अरुणाचल प्रदेश के अंदर अब माउंटेनस एरिया में लोगों की जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम क्यों है? नदर्न प्लेन में, कोस्टल एरिया में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा क्यों है? तो इन रीजंस के बारे में, ह्यूमन फिनोमेना क्या है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एंड फ्रेंड्स, इट ऑल्सो स्टडी सोशल एंड इकोनॉमिकल डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जो लोग रह रहे हैं उनके सोशल और इकोनॉमिकल डिफरेंसेस को भी हम स्टडी करते हैं। किसमें? ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी जो है वो एक इंटीग्रेटिव सब्जेक्ट है, ये एक एम्पिरिकल सब्जेक्ट है, और ज्योग्राफी जो है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है। इंटीग्रेटिव बोले तो, इंटीग्रेटिव मीन्स इसमें हम सोशल साइंस और नेचुरल साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं। हम फिजिक्स पढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं, इसमें हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, और सारे सब्जेक्ट्स को जो ज्योग्राफी जो है वो इंटीग्रेट करके चलती है। और ये एक एम्पिरिकल सब्जेक्ट है। एम्पिरिकल सब्जेक्ट बोले तो इसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो कुछ भी हम इसमें डिसीजन निकालते हैं वो प्रयोग के द्वारा सिद्ध होता है, वो एम्पिरिकल होता है, वो एक्सपेरिमेंट से। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम माउंटेन्स पे जाते हैं एयर का प्रेशर कम होता जाता है, तो जो भी हम डिसीजन निकालते हैं उसको एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। और ज्योग्राफी जो है दोस्तों वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है, क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिकली अपनी चीजों को, जैसे फील्ड सर्वे के द्वारा हम अपने डिसीजन निकालते हैं, हम मीन मीडियन मोड के द्वारा अपने डिसीजन निकालते हैं, डेटा को कलेक्ट कैसे करना है, प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट करना है, सेकेंडरी डेटा कैसे कलेक्ट करना है। तो डिफरेंट मेथड्स को प्रैक्टिकली हम फॉलो करते हैं, और ज्योग्राफी के अंदर हम डेटा कलेक्ट करने के बाद सर्वे करते हैं और उसका रिजल्ट निकालते हैं। तो ये एक इंटीग्रेटिव सब्जेक्ट है, ये एक एम्पिरिकल सब्जेक्ट है, और ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है। एंड फ्रेंड्स, ज्योग्राफी जो है हमारे लिए इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड फ्रेंड्स, ज्योग्राफी के अंदर डुअलिज्म का कंसेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा चलता है। ज्योग्राफर्स के अंदर बहुत ज्यादा आपस में इस बात की फाइट रहती है डुअलिज्म को लेकर, कि ज्योग्राफी को नोमोथेटिक वे में हम स्टडी करें, लॉ मेकिंग वे में स्टडी करें, थियराइजिंग वे में स्टडी करें, और कुछ ज्योग्राफर इसको जो है आइडियोग्राफिक या डिस्क्रिप्टिव वे में स्टडी करना चाहते हैं। तो आपस में इस बात का बहुत ज्यादा विवाद रहता है। एंड कुछ ज्योग्राफर जो है वो कहते हैं कि रीजनल अप्रोच की तरीके से हम ज्योग्राफी को स्टडी करें या सिस्टमैटिकल अप्रोच के तरीके से स्टडी करें। तो आपस में एक वाइड रेंजिंग डिबेट रहती है इनके बीच में, जिसको हम बोलते हैं डुअलिज्म। नोमोथेटिक के अंदर हम कुछ लॉज बना देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर हम जानते हैं कि जो नॉर्वे है, जो डेनमार्क है, ये वर्ल्ड के हैप्पीएस्ट कंट्री है, ये वर्ल्ड के मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है। हमने लॉज बनाए हैं कुछ, हमने थियरीज बनाई कुछ, उसके अकॉर्डिंग हमने डिसीजन लिया कि ये जो है वर्ल्ड के मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री है। लेकिन अगर हम डिटेल में जाएं तो क्या डेनमार्क के या नॉर्वे के सभी लोग खुश हैं? क्या सभी लोग डेवलप हैं? वहां पे कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो डेवलप नहीं होंगे पूरी तरीके से, उन्होंने लोन चुकाना है, उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा होगा, वो खुश नहीं होंगे। हमने ओवरऑल तो जान लिया कि नॉर्वे के लोग सबसे खुश हैं, डेनमार्क के लोग सबसे खुश हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वहां पे ऐसे होंगे जो खुश नहीं होंगे। तो इसी तरीके से कुछ जो ज्योग्राफर हैं वो डिस्क्रिप्टिव वे से ज्योग्राफी को स्टडी करना चाहते हैं,
वो कहते हैं कि हर एक पर्सन को हम जाकर पूछें कि आप खुश हो, आपके ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है। तो डिस्क्रिप्टिव वे में स्टडी करना है, एक आइडियोग्राफिक वे में स्टडी करना है। इसी तरीके से कुछ जियोग्राफर जो है ज्योग्राफी को रीजनल अप्रोच के जरिए स्टडी करना चाहते हैं और कुछ जो है वो सिस्टमैटिकल अप्रोच के जरिए स्टडी करना चाहते हैं। सो देयर इज ऑलवेज अ वाइड रेंजिंग डिबेट बिटवीन द जियोग्राफर्स। और कुछ जो लोग हैं, कुछ जियोग्राफर जो हैं वो नेचर और ह्यूमन को जो है अलग अलग मानते हैं। लेकिन अगर हम ज्योग्राफी में देखें, नेचर और ह्यूमन जो है वो डिफरेंट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं नेचर को स्टडी करना चाहिए ज्योग्राफी में, कुछ लोग कहते हैं ह्यूमन को। लेकिन हम दोनों को अलग नहीं कर सकते, दोनों बहुत ज्यादा आपस में इंटीग्रेट है, बहुत ज्यादा रिलेटेड है, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। एंड फ्रेंड्स, नेचर एंड ह्यूमन बीइंग आपस में इतने ज्यादा रिलेटेड है कि हम नेचर के बहुत सारी चीजों को ह्यूमन बीइंग से जोड़ते हैं, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे की बड़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। हम ये कहते हैं फेस ऑफ द अर्थ, हम कहते हैं आई ऑफ अ स्टोन, हम कहते हैं स्नाउट और नोज ऑफ अ ग्लेशियर, हम कहते हैं नेक ऑफ एन isthmus एंड वी से माउथ ऑफ अ रिवर, प्रोफाइल ऑफ द सॉइल। जैसे ह्यूमन बीइंग कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अपना प्रोफाइल लेकर जाते हैं साथ में, ऐसे ही सॉइल का भी प्रोफाइल होता है। विलेज और टाउन जो है उनको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं? जिस तरीके से हमारे ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं, ह्यूमन बॉडी डेवलप करती है, उसी तरीके से विलेज और टाउन के अंदर जब इंडस्ट्री लग जाएगी तो वो भी धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। तो आपस में देख सकते हैं इन एग्जाम्पल के द्वारा हम कि ह्यूमन बीइंग और अर्थ जो है और नेचर जो है वो आपस में किस तरीके से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। एंड फ्रेंड्स, नेटवर्क ऑफ रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज जो हैं, इनको भी हम आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन कहते हैं। एंड फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो ह्यूमन ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट फील्ड्स कौन सी हैं? सोशल ज्योग्राफी इसकी इंपॉर्टेंट फील्ड है, अर्बन ज्योग्राफी इसकी इंपॉर्टेंट फील्ड है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये सब इसकी इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं। और फील्ड्स के बाद नंबर आता है इनकी सब फील्ड का, क्योंकि इन फील्ड्स की आगे सब फील्ड्स भी हैं जिनके बारे में अब हम स्टडी करने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोशल ज्योग्राफी की। सोशल ज्योग्राफी की सब फील्ड्स कौन कौन सी हैं? बिहेवियरल ज्योग्राफी, जिसमें हम बिहेवियर की चर्चा करते हैं, बिहेवियर को स्टडी करते हैं ह्यूमन बीइंग के। और ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग्स के वेलफेयर के बारे में, वेलबींग के बारे में स्टडी करते हैं, सोशल वेलबींग के बारे में। देन ज्योग्राफी ऑफ लेजर, कल्चरल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी एंड जेंडर ज्योग्राफी। These are the subfields of social geography. And friends, बात करते हैं सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी की सब फील्ड्स कौन सी हैं? ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म एंड geography of international trade. So these are the subfield of economic geography. एंड फ्रेंड्स, अगर हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी की सब फील्ड्स की बात करें तो इसकी सब फील्ड्स हैं इलेक्ट्रल ज्योग्राफी एंड मिलिट्री ज्योग्राफी। तो फ्रेंड्स, हमारे फर्स्ट पार्ट का यहीं पे फिनिश होता है हमारा फर्स्ट पार्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का। सेकंड पार्ट के अंदर हम इस चैप्टर के बाकी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर जो है हमारा 2 पार्ट्स के अंदर फिनिश हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। सेकंड पार्ट के अंदर हम बाकी के चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे पूरा। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।